भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, जिन्हें यह जिम्मेदारी पद विरासत में। इंदिरा गांधी की आज जो छवि है वो एक तेज तर्रार नेता की है, पर एक वक्त था जब कांग्रेस सिंडिकेट के नेता उन्हें पुकारा करते थे गूंगी गुड़िया। इंदिरा गांधी धीरे धीरे राजनीति के दांव पेच सीखती चली गई और फिर आया उनके जीवन का सबसे बड़ा मौका। 1971 में बंगबंधु को भारत का वैचारिक समर्थन प्राप्त था। बंगबंधु यानी कि शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन लाखों की संख्या में आए बांग्लादेशी शरणार्थियों को मुद्दा बनाकर भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की ठानी। दुनिया ने देखा भारतीय फौज का दमखम तेवर, और फिर भारत की मदद से एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, बांग्लादेश। उन्नीस 1974 का साल कोई कैसे भूल सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। पोखरण में भारत ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। तब तक सिर्फ 5 देशों के पास ही न्यूक्लियर पावर थी। अब चीन के साथ साथ एशिया में भारत भी बड़ी ताकतों में, शक्तियों में गिना जाने लगा। एक तरफ विश्व पटल पर भारत की छवि बदल रही थी, पर उसी दौरान देश में बेरोजगारी, महंगाई और कांग्रेसी नेताओं के दम से लोगों का सरकार के प्रति गुस्सा भी फूटने लगा था। गुजरात और बिहार से परवान चढ़ी इस नाराजगी ने आंदोलन की शक्ल ले ली। प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने इस मूवमेंट को शक्ति दी, बढ़ावा दिया, ताकत दी, इंस्पिरेशन दी और छात्र शक्ति को एकजुट किया। सरकार जनता की सुध-बुध क्या ही लेती। ऐसी परिस्थिति में जब उनके कुछ समर्थक तो यहां तक कहने लगे थे कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। ऐसे में 1975 में 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने सब कुछ चेंज कर दिया। ऑर्डर था कि 1971 के चुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत प्रयोग करके इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की थी। लेकिन अपनी कुर्सी बचाने और विरोधियों को चुप कराने के लिए इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगवा दी। और यह भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा काला दिन था। इमरजेंसी लगते ही जो लोग विरोध में थे, सरकार विरोधी बात करते थे, बयान देते थे, ऐसे लोगों को जेलों में ठूस दिया गया, गिरफ्तार कर दिया और फिर शुरू हुआ तानाशाही का दौर। इसी का एक नमूना थे संजय गांधी। संजय गांधी का नसबंदी का प्रोग्राम, जिसके चलते जबरन लोगों की नसबंदी की जा रही थी। लेकिन जनाब, ये तानाशाही कब तक चलती? 1977 में 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई और लोकसभा के चुनाव हुए, तो चुनाव में इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। यहां तक कि मैडम अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए सुनहरा मौका था, क्योंकि जनता समझ गई थी कि देश चलाने की बागडोर सिर्फ कांग्रेस के अलावा किसी और को भी सौंपनी चाहिए। जनता जिसे चाहे उसे राजा बना सकती है। कोई तो है जो करता है पत्थर की किस्मत का फैसला। कोई तो है जो करता है पत्थर की किस्मत का फैसला। किसे ठोकर में रहना है, किसे भगवान होना है। आज जब हम पिछड़ों और अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करते हैं,
तो बड़ी सहजता से इस वर्ग के महत्व को समझते भी हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसकी नींव 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने रखी थी। 1980 में जनता पार्टी की सरकार के गिर जाने की वजह से आयोग की यह रिपोर्ट खटाई में पड़ गई। लेकिन इसका इस्तेमाल स्वार्थ अस्त्र के तौर पर वीपी सिंह ने कैसे किया है, इसका खुलासा भी जरूर होगा। साल था 1983, 1983। भारतीय टीम इंग्लैंड पहुंच गई वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने। लेकिन भाई साहब, वर्ल्ड कप जीतने की बात तो किसी ने दूर दूर तक सोची भी नहीं थी। जनाब देखते देखते पहुंच गए फाइनल। चलिए साहब, मैच स्टार्ट हुआ, दिल बैठने शुरू हो गए, क्योंकि भारतीय टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 183 रन ही बना सकी। आउट। वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी, वड्डे वड्डे बंदे, पर मदनलाल की एक गेंद को जब विवियन रिचर्ड्स हवा में खेल बैठे और कपिल देव ने उल्टे दौड़कर वो कैच पकड़ा, तब उसी मौके पर भारत जीत की तरफ अपना कदम बढ़ा चुका था। आज भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि धर्म है। वो फैज अहमद फैज का एक शेर है ना कि आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए तो फिर अजाब आए, कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। और हासिल गजल शेर अर्ज है कि हम फैज थी राह सर बसर मंजिल, फैज थी राह सर बसर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब आए। वर्ष 1984, 1984, भारत की एक बहुत बड़ी सफलता, सोयूज T-11 स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष पहुंचने वाले पहले भारतीय विंग कमांडर राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में गमन कर रहे राकेश शर्मा से जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूछा, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। लेकिन 1984 की पेशानी पे एक काला धब्बा भी उभर आया, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरावाले के आंदोलन ने आतंकवाद की शक्ल ले ली। जिस शख्स के पीछे कांग्रेस का हाथ था, वो अब कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन चुका था। केंद्र सरकार और गिरफ्तार होने से बचने के लिए भिंडरावाला ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया। तो उसको खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी ने शुरुआत कर दी और आरंभ हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने समस्त सिख समुदाय को झकझोर कर रख दिया। स्वर्ण मंदिर पर सेना की कार्रवाई के बाद सिखों की धार्मिक आस्था आहत हो गई, गहरी चोट लगी थी। लेकिन किसने कल्पना की थी कि टूटे विश्वास का बोझ इतना होगा कि प्रधानमंत्री को उनके ही घर में उनके ही बॉडीगार्ड गोलियों से छलनी कर देंगे। और ना ही कोई सपने में सोच सकता था कि जिस समुदाय के खून से भारत की विकास की गाथा की इमारत बुलंद हुई है, उस सिख समुदाय को वो दुर्दिन देखना पड़ेगा जब हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। गमादी रात लम्मी ने या मेरे गीत लम्मे ने, न पैड़ी रात मुक्ति ने न मेरे गीत मुक्ते ने। बुलिया ਵੇਖੋ ਢੇਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਖ ਪਏ, ਬੁਲਿਆ ਵੇਖ ਉਹ ਢੇਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਖ ਪਏ, ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਲੱਖ ਗਏ।
माना जाता है, सुना भी है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के इशारे पर यह सिख नरसंहार हुआ था, जिसके घाव आज भी रिश्ते हैं भरे नहीं।